बैंकों कैरियर एकेडमी के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप सभी का फिर से स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि हमने पिछली क्लास में पढ़ा था टाइप्स ऑफ ट्राइंगल यानी त्रिभुज के प्रकार, उसमें हमने पढ़ा था टाइप्स ऑफ ट्राइंगल के अंदर साइड के अकॉर्डिंग मैंने आपको बताया था कि त्रिभुजों को दो आधार पर विभाजित किया गया है, अकॉर्डिंग टू एंगल कोण के आधार पे और अकॉर्डिंग टू साइड भुजा के आधार पे। साइड के आधार पे तीन प्रकार के ट्राइंगल होते हैं, इक्विलैटरल ट्राइंगल समबाहु त्रिभुज, आइसोसेल्स समद्विबाहु त्रिभुज, स्केलिन यानी विषमबाहु त्रिभुज। ये हम पिछली क्लास में पढ़ चुके थे। इनसे संबंधित जो जो प्रॉपर्टी बनती थी वो सारी हमने पिछली क्लास में पढ़ ली है। आज हम पढ़ेंगे एंगल के आधार पे, जैसे एक्यूट एंगल ट्राइंगल, इसे बोलते हैं न्यून कोण त्रिभुज, न्यून कोण त्रिभुज। राइट एंगल ट्राइंगल यानी समकोण, समकोण त्रिभुज क्या होता है, इससे संबंधित क्या क्या प्रॉपर्टीज बनती हैं, कुछ डायरेक्ट रिजल्ट बनते हैं, उनके ऊपर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल यानी अधिक कोण त्रिभुज, ये किसके आधार पे है, बेस्ड ऑन एंगल, यानी कोण के आधार पे भी त्रिभुजों को तीन भागों में बांटा गया है। ये हमने पिछली क्लास में पढ़ लिया था। इस क्लास में पढ़ेंगे हम एंगल के आधार पे, फिर नेक्स्ट क्लास में हम पूरे टाइप्स ऑफ ट्राइंगल के ऊपर क्वेश्चन सोल्व करेंगे। तो सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं राइट एंगल ट्राइंगल। सबसे पहले हम पढ़ेंगे समकोण त्रिभुज। राइट एंगल क्या होता है, इससे संबंधित क्या क्या प्रॉपर्टीज हैं, क्या क्या इसमें फॉर्मूले बनते हैं, वो पढ़ेंगे। राइट एंगल ट्राइंगल यानी समकोण त्रिभुज, जैसे नाम से पता है समकोण यानी एक एंगल इसमें क्या होगा, समकोण होगा। ये त्रिभुज है ए बी सी, वर्टेक्स ए है, ये वर्टेक्स बी है और ये क्या वर्टेक्स सी है। यहाँ पर क्या है 90 डिग्री। समकोण त्रिभुज में एक एंगल क्या होता है 90 डिग्री होता है, तो हमने यहाँ पर क्या माना, ये 90 डिग्री है। ए के जो अपोजिट साइड होती है होगी स्मॉल ए, बी के अपोजिट साइड स्मॉल बी, सी के अपोजिट साइड स्मॉल सी है। इसे क्या बोलते हैं, समकोण त्रिभुज बोलते हैं। ये वाली क्या कहलाती है, ये कहलाती है हाइपोटेनस। ये हमारा कहलाएगा हाइपोटेनस, कर्ण इसे हिंदी में बोलते हैं, ये कहलाता है कर्ण। इधर ये क्या है, एक बेस बनेगा, एक बनेगा परपेंडिकुलर, एक बनेगा इसमें बेस इस साइड में से, एक बनेगा परपेंडिकुलर लंब। तो लंब कौन सा होता है, हम ज़्यादातर क्या बोलते हैं, ये वाली लाइन क्या होगी, लंब होगी, लेकिन ऐसा कहना हमेशा सही नहीं है। हाइपोटेनस क्या होता है, 90 डिग्री के सामने वाली साइड। हाइपोटेनस क्या होता है, 90 डिग्री के सामने वाली साइड। परपेंडिकुलर की हम बात करें, लंब की बात करें, तो परपेंडिकुलर क्या होता है, लंब, इसे बोलते हैं हिंदी में लंब। ये क्या होता है, जो एंगल आपसे पूछा गया है उसके सामने की भुजा। जैसे सपोज आपसे ये वाला एंगल है, एंगल ए, तो एंगल ए के लिए लंब क्या होगा, इसके ऑपोजिट साइड ये वाली। एंगल ए के लिए क्या होगी, एंगल ए के लिए ना जो परपेंडिकुलर होगा वो क्या होगा, स्मॉल ए। हाइपोटेनस तो हमेशा सेम रहेगा, क्या होगा 90 डिग्री के सामने वाला। परपेंडिकुलर लंब की हम बात करें वो क्या होगा, एंगल पे डिपेंड करेगा। अगर आप ये वाला एंगल लेते हैं तो लंब क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। अगर आप ये वाला एंगल लेते हैं, एंगल बी, एंगल अगर आप बी लेते हैं तो इसके लिए परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा, स्मॉल बी। ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ते हैं ना, साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण, तो उसके लिए अगर आप ये वाला एंगल लेते हैं तो लंब बन जाएगा ये वाला एंगल लेते हैं तो लंब बनेगा ये। बचा क्या, बेस आधार, बेस आधार। जब आपके पास में दो साइड आ गई हाइपोटेनस परपेंडिकुलर, तो तीसरी बची हुई साइड क्या हो जाएगी, तीसरी बची हुई साइड हो जाएगी आपका बेस आधार। तो यहाँ से अगर आप ए के लिए बात करते हो तो देखो ए यहाँ पर आ चुका है, यहाँ पर आ चुका है आपका सी हाइपोटेनस, तो बचा क्या बी। हम एंगल ए के अकॉर्डिंग बात कर रहे हैं, वैसे आप एंगल बी के लिए निकाल सकते हो। तो सबसे पहले हमने पढ़ा कि देखो हाइपोटेनस क्या होता है, परपेंडिकुलर क्या होता है, बेस क्या होता है। ऐसा नहीं होता कि इसको हमेशा ऐसे इसको हम लंब मान लेंगे, नहीं, ऐसा नहीं होता है। ये डिपेंड करता है कि किस एंगल के रिस्पेक्ट में आपसे पूछा है। तो ये हमारा होगा राइट एंगल ट्राइंगल, ये इसका बेसिक था। इसके अब इसमें पढ़ेंगे इसके अंदर राइट एंगल ट्राइंगल के अंदर क्या क्या प्रॉपर्टीज होती हैं।
ए बी और सी। इसमें ना इसको ऐसा इसलिए लिखते हैं क्योंकि आप ना कोशिश ये करो कि जो यहाँ पर जो एंगल है ना सी वो 90 डिग्री हो। इससे क्या हमेशा आपको याद रहेगा, ये क्या हो जाएगा सी, ये हो जाएगा ए, सॉरी ये हो जाएगा बी, ये वाला हो जाएगा ए और इधर वाला आ जाएगा बी। ये तीनों साइड आपकी आ गई। अब इसमें क्या लगती है, पाइथागोरस प्रमेय लगती है। पाइथागोरस थ्योरम, यह आप सबने सुनी होगी। पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है, हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल होता है बेस के स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर, कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। यानी यहाँ से हम लिख सकते हैं कि सी स्क्वायर इज इक्वल टू होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये सिंपल सी बेसिक सी बात है, ये आपको शायद पता भी होगी। यानी सी स्क्वायर इज इक्वल टू होगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये सिंपल सी फॉर्म थी पाइथागोरस थ्योरम। अब इससे संबंधित प्रश्न बहुत पूछे जाते हैं, जैसे ये वाली साइड आपको दे दी है 3, ये वाली साइड दे दी 4, तो ये साइड क्या होगी 5 होगी। आपको शायद पता होगा, क्यों, क्योंकि आपने पाइथागोरस ट्रिपलेट याद कर रखे हैं। अभी हम वही सीखेंगे ये ट्रिपलेट बनते कैसे हैं और इनको कैसे याद करें। जैसे ये वाले अगर 3 है तो 3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 9 प्लस बी का मान कितना है 4, कितना हो जाएगा 16, 25, तो सी स्क्वायर जोड़ 25, तो सी बराबर हो जाएगा 5। ये हम सब कहाँ से निकालते हैं, पाइथागोरस थ्योरम से निकालते हैं। अगर ए का मान दे रखा है सपोज 12, इसका मान दे रखा है 13, तो ये कितना हो जाएगा 5। ये सब क्या है, पाइथागोरस ट्रिपलेट है। ये इसी फॉर्म के ऊपर बेस्ड है इसमें। तो हम भी वही सीखेंगे पाइथागोरस ट्रिपलेट। इसके हम ट्रिपलेट की बात करते हैं, कैसे कैसे बनते हैं। इसका फॉर्मूला होता है, जैसे अगर ओड नंबर है, विषम संख्या है, तो उसके लिए फॉर्मूला क्या होता है, एन स्क्वायर माइनस 1/2 एन स्क्वायर प्लस 1/2। ये किसके लिए होता है, जब संख्या क्या हो, ओड नंबर हो। जैसे फॉर एग्जांपल जैसे 3 है, क्या है 3, तो यहाँ पर n क्या है, ओड नंबर है, तो n बराबर कितना है 3, तो यहाँ से एक तो हो गया 3, n का इक्वल टू कितना है 3। फिर आगे क्या होता है एन स्क्वायर, यानी 3 का स्क्वायर 9 में से एक कम किया 8, 8 में भाग दिया 2 का तो 4, 3 का स्क्वायर 9 प्लस 1 10, 10 में भाग दिया 2 का तो 5। ये क्या बन गया, ट्रिपलेट बन गया पाइथागोरस। यहाँ पर इसका आप मान रखते हैं 5, ये भी क्या है ओड नंबर, तो यहाँ पर n का मान क्या हो जाएगा 5, 5 का स्क्वायर 25, 25 में माइनस क्या 1 24, भाग देंगे 2 से तो 12, इधर कितना हो जाएगा 25 और 26, ये 13 है। n इक्वल टू आपने रखा 7, तो यह 7, 7 का स्क्वायर 49, उसमें से 1 माइनस किया 48, 2 से भाग देंगे तो 24, ये कितना आ जाएगा 25। ऐसे आप इस फॉर्मूले की सहायता से ट्रिपलेट निकाल सकते हैं जब ओड नंबर हो। जब आप संख्या लेते हो क्या होनी चाहिए, विषम संख्या। ओड नंबर के लिए ये वाला फॉर्मूला अप्लाई होता है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। यह फॉर्मूला कब था, जब हम ओड नंबर लेते हैं। जब इवन नंबर हो तब क्या करेंगे हम, जब इवन नंबर हो तब कैसे करेंगे, जब सम संख्या हो तो फॉर्मूला होता है 2n n स्क्वायर माइनस 1 n स्क्वायर प्लस 1। जैसे आप n की वैल्यू 2 भी रख सकते हैं, 1 रखेंगे तो 0 हो जाएगा, उसे बनेगा नहीं। n का मान आप 2 रखेंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ से 4 हो जाएगा। 2 का स्क्वायर 4 माइनस 1 3, 2 का स्क्वायर 4 1 प्लस 5। ये तो हम पहले भी निकाल चुके थे, लेकिन इससे भी निकाल सकते हैं। n का मान लीजिए कितना है 4 है, तो n इक्वल टू क्या रखा 4, तो 4 दूनी 8, 4 का स्क्वायर 16 माइनस 1 15, और 4 का स्क्वायर 16 प्लस 1 17। ये भी क्या है, पाइथागोरस ट्रिपलेट है। आप पाइथागोरस प्रमेय की सहायता से इसको निकाल भी सकते हैं। 8 का स्क्वायर कितना होता है 64 प्लस 15 का स्क्वायर 225 इक्वल होगा 17 के स्क्वायर 289 के। जब आप इसको ऐड करोगे तो कितना आ जाएगा 289। ये किसका है, जब ये इवन नंबर हो, ये इवन नंबर के लिए है। इससे पहले हमने बताया था ओड नंबर के लिए।
अब हम बात करते हैं इसी में, जैसे समकोण त्रिभुज है ए बी और सी, यहाँ पर 90 डिग्री है, ठीक है। अब इसके अंदर एंगल बनते हैं कौन कौन से, जैसे एक एंगल है ये 90 डिग्री है, तो ये हो सकता है 30 डिग्री और ये बनता है 60 डिग्री। समकोण त्रिभुज में एक एंगल होगा 90 डिग्री, तो ये मान लीजिए कितना है 30 और ये क्या है 60, ऐसी कंडीशन बनती है। तो इसमें आपको निकालने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। देखो 30 डिग्री है, 60 डिग्री है और 90 डिग्री, तो इनके जो साइड का रेशियो क्या होगा 1:√3:2। जब मैंने आपको पढ़ाया था साइन व कोसाइन फॉर्मूला, तो उसमें मैंने साइन फॉर्मूले की सहायता से आपको डिराइव करके बताया था कि जब एंगल 30 डिग्री हो, 60 डिग्री हो, 90 डिग्री हो, तो उसके जो साइड का रेशियो क्या होगा, ये मैंने आपको इसमें डिराइव करके बताया था। तो जब भी 30 डिग्री के सामने 1 दे रखा है, तो 60 डिग्री के सामने क्या हो जाएगा उसका √3 गुना, 90 डिग्री के सामने क्या हो जाएगा उसका 2 गुना। कब होगा जब एंगल 90 डिग्री और 60 डिग्री और 30 डिग्री हो। जैसे ये मान लीजिए 30 डिग्री, ये हो जाएगा 60, तो यहाँ पर आपको 30 डिग्री के बराबर दे रखा है x, 30 डिग्री के बराबर क्या है x, तो 60 के बराबर क्या हो जाएगा उसका √3 गुना कर दो, √3x। 90 के बराबर क्या हो जाएगा उसका, देखो ये 1 का तो दुगुना हो जाएगा, ये हो जाएगा 2x। आप पाइथागोरस प्रमेय की सहायता से इसको चेक भी कर सकते हैं कि इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर इक्वल होगा इस स्क्वायर के। अगर आप यहां पर जैसे सपोज इस बार आप यह ले लेते हो, यहां पर वैल्यू ले लेते हो 6 सेमी, इस बार 60 डिग्री के बराबर दे रखा है 6 सेमी, क्या दे रखा है 6 सेमी, तो 30 के बराबर क्या होगा और 90 के बराबर क्या होगा। आप तो फॉर्मूला याद रखो 30 60 90 का 1:√3:2, यानी इस बार वैल्यू किसकी है 60 की, 60 के बराबर क्या है √3, तो √3 का मान कितना दे रखा है 6, तो 1 का मान कितना हो जाएगा 6/√3, तो इसको काटोगे तो क्या आ जाएगा 2√3, यानी 1 की वैल्यू कितनी होगी 2√3। 30 के बराबर क्या होगा 1, तो 1 का मान आ जाएगा 30 के बराबर आ जाएगा 2√3। 90 के बराबर क्या होता है 30 का डबल, 90 बराबर होता है 30 का डबल, इसका डबल कर देंगे तो 4√3। ऐसे आप ये याद करके जब आपके क्वेश्चन आते हैं तो आपको निकालने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप डायरेक्ट ऐसे निकाल सकते हैं। आप इसको स्क्वायर करके देख भी सकते हैं, इसका स्क्वायर करेंगे कितना आएगा 12 प्लस इसका स्क्वायर करेंगे कितना आ जाएगा 36, इक्वल होगा इसके, तो 16 3 ये गुना 3 48, इसको अब ऐड करोगे ये ऐड करोगे क्या आ जाएगा 48 48 आएगा, ये भी सही है। ये किसके लिए बताया मैंने 30 डिग्री 60 डिग्री और 90 डिग्री। ये सिंपल वाले एग्जाम्पल लिए हैं, तो एग्जाम के अंदर एक क्वेश्चन है वो क्या करेगा एग्जामिनर दूसरे एग्जाम्पल भी ले सकता है, एग्जामिनर क्या करेगा दूसरे एग्जाम्पल भी ले सकता है इसके अंदर, जैसे हमने 30 डिग्री और 60 डिग्री के लिए हैं। अभी एक 45 वाला और बता देता हूं, उसके बाद में हम दूसरे एग्जाम्पल सोल्व करेंगे इसी के अंदर। यहां पर है, इसको पूरे मिटा देते हैं चलो। इस बार एंगल क्या लेगा, जैसे ये 90 डिग्री है तो ये 45, ये 45, तो इस बार साइड क्या होंगी 45 के सामने 1 है, 45 सामने क्या होगा 1, ये कितना हो जाएगा √2। जब एंगल 45 डिग्री और 90 डिग्री होता है तब रेशियो बनता है 1:1:√2 का, 1:1:√2 का। कब बनता है जब समकोण त्रिभुज में एक एंगल 45 का, दूसरा 45 का, तीसरा क्या हो 90 का। तो उसमें भी जैसे इसका मान मान लीजिए आपको दे देते हैं x, इसके सामने भी क्या होगा x, और ये कितना हो जाएगा √2x। तो डायरेक्ट आप याद रखो इसमें। अब हम बात करते हैं कुछ और पाइथागोरस ट्रिपलेट की। ये A है, ये B और ये C है साइड। हमें क्या है यहां पर A, B और C ना देकर कुछ और वैल्यू भी दे सकता है, जैसे हमने पहले किया था उसी के आधार पर। जैसे यहां पर हमें दे सकता है p² + 1, पॉसिबल है क्या ये? अभी अब मैंने आपको ट्रिपलेट बताया था उसी के आधार पे ये, और यहाँ पर हो जाएगा 2
पी, और ये हो जाएगा पी स्क्वायर माइनस 1। ये भी पाइथागोरस ट्रिपलेट है, जो हमने फॉर्मूला पढ़ा था इवन नंबर के लिए, ओड नंबर के लिए, उसी के ऊपर बेस्ड है। आपको दे सकता है कि समकोण त्रिभुज का एक साइड ये है, दूसरी साइड ये है, तो तीसरी साइड क्या होगी, पी स्क्वायर प्लस 1। आप चेक कर सकते हैं, बेस का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर इक्वल होगा इस स्क्वायर के। ये भी क्या एक ट्रिपलेट बनता है, 2p पी स्क्वायर माइनस 1 पी स्क्वायर प्लस 1। ये भी क्या एक ट्रिपलेट है। ये कहाँ पर काम आएगा, आप ये काम आता है उसमें ट्रिग्नोमेट्री में। ट्रिग्नोमेट्री में ऐसी वैल्यू दे देते हैं, कोट थीटा बराबर मान लीजिए कितना है, पी स्क्वायर माइनस 1/2p। तो आपसे पूछ लेते हैं कि साइन थीटा बराबर क्या होगा। तो अगर आपको पता है ट्रिपलेट है, अगर आपको पता है ये क्या है, ट्रिपलेट है, इसका मान होता है लंब बट्टे आधार। तो ये हो जाएगा लंब, ये हो जाएगा आधार। तो आप बता सकते हैं कि इसमें कर्ण क्या होगा, हाइपोटेनस पी स्क्वायर प्लस 1। आपको निकालने की जरूरत नहीं निकालने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप पता लगा सकते हैं ये क्या है, लंब है, ये क्या है, इसका बेस है, आधार है, तो इसका हाइपोटेनस क्या हो जाएगा, ये वाला। ये ट्रिपलेट है, ये क्या है, पाइथागोरस ट्रिपलेट है। तो यहां पर आप साइन का वैल्यू निकालना हो तो क्या हो जाएगा, पी स्क्वायर माइनस 1/पी स्क्वायर प्लस 1। इस ट्रिपलेट की सहायता से निकाल सकते हैं। इसके अलावा भी बनते हैं ट्रिपलेट, जैसे एक बनता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर 2ab ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। यहाँ पर p की जगह x दे सकता है, कुछ भी मान दे सकता है। यहाँ पर एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर दे सकता है, 2xy एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर दे सकता है। लेकिन बनते ऐसे ही हैं, ये ऐसे ही बनेंगे। यहाँ पर क्या है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यानी प्लस वाला तो आ जाएगा हाइपोटेनस, ये वाला तो हमारा होता है हाइपोटेनस। ये इधर परपेंडिकुलर बेस दोनों आपस में हो सकते हैं। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है, 2ab है, तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है। तो यहाँ से भी आप देख सकते हैं, जैसे कोस थीटा बराबर आपको सपोज दे रखा है 2ab ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है, तो आपको निकालना हो साइन थीटा। आपको पता है इसका मान क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनस। कोस थीटा बराबर क्या होता है, आधार बट्टे कर्ण। तो यहां से ये तो क्या हो गया बेस, ये क्या होगा हाइपोटेनस, तो इसका परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा, यानी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये क्या हो जाएगा इसका परपेंडिकुलर। तो साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बट्टे कर्ण। इसका लंब कितना परपेंडिकुलर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बटे में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये कब पॉसिबल है, जब आप पाइथागोरस ट्रिपलेट याद कर लेते हैं, आपको निकालने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बस ये ट्रिपलेट आप याद इसमें रखें, तो आप इनका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब हम बात करते हैं इसके कुछ और कॉन्सेप्ट की। ये तो था पाइथागोरस ट्रिपलेट की। ये समकोण त्रिभुज है ए बी सी, ये क्या है 90 डिग्री राइट एंगल। अब इसके अंदर कुछ पॉइंट बनते हैं, जैसे इसकी ये वाली साइड हो जाएगी ए, ये वाली साइड हो जाएगी बी, ये वाली साइड हो जाएगी सी है। तो इसके अंदर आपसे पूछते हैं स्मॉल आर यानी अंत त्रिज्या, इन रेडियस अंत त्रिज्या, इसकी अंत त्रिज्या स्मॉल आर इन रेडियस क्या होती है, तो इन रेडियस का फॉर्मूला होता है a प्लस बी माइनस सी बाई 2। समकोण त्रिभुज की तीनों भुजाएं दे रखे हैं, तो आपसे अगर पूछे इन रेडियस इसकी स्मॉल आर क्या होगी, तो क्या होती है a प्लस बी माइनस सी बाई 2। यहाँ पर सी क्या है, हाइपोटेनस का कर्ण, आपको ये याद रखना है इसमें। अगर आपसे इसकी पूछे कैपिटल आर, अगर आपसे इसकी पूछे परित्रिज्या, परित्रिज्या सरकम रेडियस किसकी, समकोण त्रिभुज की राइट एंगल ट्राइंगल की, तो ये हो जाती है c/2 यानी हाइपोटेनस का हाफ। इसका जो परिकेंद्र होता है सरकम सेंटर, वो कहां पर होता है, कर्ण के मध्य बिंदु पर होता है। यहां पर कोई पॉइंट मान लीजिए P है, तो P क्या होगा, ये AB का मिड पॉइंट होगा, AB का मिड पॉइंट होगा। ये हालांकि मैं पहले आपको पढ़ा भी चुका हूं, लेकिन अब जब हम राइट एंगल पढ़ रहे हैं तो इसकी सारी प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे हम, कोई छोड़ेंगे नहीं। तो यहाँ से कैपिटल आर क्या हो जाएगा c/2, सी यहाँ पर क्या है, हाइपोटेनस है, कर्ण है। इसमें और पूछते हैं, जैसे इसका जो लंब केंद्र होता है कहाँ पर होता है,
समकोण त्रिभुज का जो ऑर्थो सेंटर होता है लंब केंद्र वो कहां पर होता है? समकोण वाले शीर्ष पर होता है। समकोण वाले वर्टेक्स पे होता है, शीर्ष पे होता है, शीर्ष पर होता है। क्या होता है? ऑर्थो सेंटर, लंब केंद्र, ऑर्थो सेंटर। समकोण त्रिभुज का जो लंब केंद्र होता है, ऑर्थो सेंटर होता है, वो कहां पर होता है? समकोण वाले शीर्ष के ऊपर। यहां पर समकोण कहां पर? यहां पर। तो यहां पर आपको ऑर्थो सेंटर मिलेगा। इसका जो परिकेंद्र होता है वो कहां पर होता है? इसका जो सर्कम सेंटर होता है, इसका जो सर्कम सेंटर होता है, परिकेंद्र होता है, वो कहां पर होता है? कर्ण का मध्य बिंदु, कर्ण का मध्य बिंदु, यानी हाइपोटेनस का जो मिड पॉइंट होता है वो यहां पर क्या होता है? सर्कम सेंटर होता है। और मैंने आपको बताया था केंद्रक व अंतःकेंद्र इन सेंटर हमेशा त्रिभुज के अंदर ही होते हैं, तो उनके ऊपर प्रश्न तो इसमें बनेगा नहीं। प्रश्न बनता है ये यहाँ पर होता है और ये यहाँ पर, बस यही प्रश्न बनता है इसमें। और इन रेडियस का बता दिया और कैपिटल आर कैसे निकालते हैं, तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब हम पढ़ेंगे इसके कुछ और इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। यह हमारा समकोण त्रिभुज ए, बी और सी। सी को आप 90 डिग्री पर रखो, तो बी के सामने की साइड ये स्मॉल बी, ये स्मॉल ए और ये स्मॉल सी है। इस बार क्या करते हैं, इसमें समकोण वाले शीर्ष से सामने वाली भुजा पे लंब डाला जाता है। समकोण वाले वर्टेक्स से ऑपोजिट साइड के ऊपर यहाँ पर ये पॉइंट है डी, तो ये सी डी है, ये क्या है? लंब है किसके ऊपर? ए बी पर। समकोण त्रिभुज है, ए सी बी है, यहां पर क्या है? 90 डिग्री है। इस बार क्या क्या? समकोण वाले वर्टेक्स से ऑपोजिट साइड के ऊपर क्या डाला गया? एक लंब डाला गया, ये पॉइंट डी पर मिलता है, तो सी डी क्या हो जाएगा? परपेंडिकुलर हो जाएगा किसके ऊपर? ए बी पर। अब यहां पर कुछ फॉर्मूले बनते हैं। सी डी का मान कितना है? पी मान लिया हमने। सी डी का मान कितना माना? पी माना। तो अब यहां पर कुछ रिजल्ट आएंगे, वो आप रिजल्ट याद रखना। इसका जो पहला रिजल्ट होता है वो होता है 1/p² इज इक्वल टू होता है 1/a² प्लस 1/b²। इस पर डायरेक्ट प्रश्न पूछे जाते हैं। समकोण त्रिभुज में इससे अगर इसके ऊपर लंब डाला गया है, ये p क्या है? इसकी सी डी की लेंथ है, p मानिए। ए बी सी आपको पता ही है, तो फॉर्मूला क्या बन गया? 1/p² रिजल्ट होता है 1/a² प्लस 1/b²। ये पहला रिजल्ट हो गया। दूसरा रिजल्ट होता है पी सी बराबर होता है a इंटू बी, ये हो गया सेकंड रिजल्ट। P इंटू सी बराबर होता है a इंटू बी। हम इसको डिराइव भी कर सकते हैं, इन फॉर्मूले को हम कॉन्ग्रुएंसी व सिमिलरिटी की सहायता से डिराइव भी कर सकते हैं। तो पी सी इक्वल टू कितना होगा? a इंटू बी। यहां पर आप निकाल सकते हैं p² इक्वल टू कितना होगा? p² इक्वल टू होगा a d इंटू बी डी। ये तीसरा रिजल्ट हो गया इसके अंदर। हम इनको डिराइव भी कर सकते हैं, मैं आपको बताऊंगा कैसे कैसे करते हैं। पहला रिजल्ट क्या लिखा? 1/p² इक्वल होता है 1/a² प्लस 1/b²। दूसरा पी सी इक्वल होता है ए बी के, p² इक्वल होता है ए डी इंटू बी डी। यहाँ पर ये वैल्यू दे रखी ना, इसका जो स्क्वायर होगा वो इसके ए डी और इसके मल्टीप्लाई के बराबर होगा, ए डी और बी डी के। ये हो गए 3 रिजल्ट हो गए इसमें। अगले रिजल्ट की हम बात करें, इसमें एडी की हम बात करें, एडी बराबर क्या होगा? क्योंकि इसमें ऐसा तो है नहीं कि आपको सारी वैल्यू देगा, इनमें से कुछ कुछ वैल्यू दे देगा। इन दोनों की वैल्यू दे देगा, ये पूछ लेगा, या फिर इनमें से चारों में से किसी 2 की वैल्यू दे देगा, एक तो फिर एक पूछ लेगा आपसे, यहाँ से इसका मान दे दिया तो इनके बारे में पूछ लेगा। ऐसे ही एडी का मान क्या होगा इसमें? ये वाला जो एडी है, ये जो ए डी है, इसका मान क्या होगा इसके अंदर? इसका मान होता है b² बटे सी। और बी डी का मान क्या होगा इसमें? बी डी। ए डी तो कौन सा था? ये ए डी लिया हमने, अब हम लेंगे बी डी, ये वाला बी
डी। इसका मान क्या होगा, देखो AD में हमने क्या किया, AD के अंदर हमने इसका स्क्वायर कर दिया, बटे में लिया ये, तो BD के लिए क्या करेंगे, इसका स्क्वायर कर देंगे, बटे में ले C, तो BD बराबर हो जाएगा A स्क्वायर अपॉन में ले लेंगे C। कितने रिजल्ट हो गए, 1 2 3 4, तो 4 ये 5 और ये रहा। AD बराबर होता है B स्क्वायर अपॉन C, BD बराबर होता है A स्क्वायर अपॉन C। हम इसको डिराइव भी कर सकते हैं, एक बार आप इनका स्क्रीनशॉट ले लें इनको, या फिर वीडियो पॉज करके आप इनको नोट डाउन कर ले, फिर बताता हूं इसको डिराइव कैसे करते हैं। आई होप दोस्तों आपने इनको नोट डाउन कर लिया होगा। तो अब हम इसको डिराइव करते हैं कि ये कैसे पॉसिबल है। चलो इसी में करते हैं हम यहाँ पर। जैसे आपको क्या करना है, इसमें एंगल मानना पड़ेगा। जैसे ये एंगल कितना है, 90 है, तो माना ये एंगल है 40। ये एंगल 90 है, ये 40 है, तो कितना होगा 50। कोई दिक्कत इसमें, ये 90 है, ये 40 है, तो कितना होगा 50, ठीक है। ये कितना है 90, ये 40 है, तो ये कितना बचेगा, ये बचेगा 50। ये एंगल 50 है, ये कितना होगा 90 ही होगा, तो ये कितना बचेगा 40। हमने इस एंगल को 40 मान लिया, तो ये ऑटोमेटिक कितना हो जाएगा 50। आप इसकी जगह कुछ और मान सकते हो, आप इसको 20 मान लो, ये 70 हो जाएगा, फिर कर लो आप इसको 50 है, 60 है, 70 कुछ भी मान सकते हो, लेकिन बनेगा एंगल सेम ही बनेगा ये। अब देखिए आप यहाँ पर ट्राइंगल, इसको देखिए A C और B। अब मैं यहाँ पर लिख देता हूँ इसको A C B। मैं इसमें एक दो आपको डिराइव करके बताता हूँ कैसे डिराइव करते हैं। तो एंगल A कितना है, इसमें एंगल A दे रखा है 50, ये कितना है 90 डिग्री, ये एंगल कितना है 40। AC का मान कितना है, ये है B, और CB कितनी है A, और ये कितनी है C। ये बड़ा वाला ट्रायंगल हो गया। अब हम छोटे वाले ट्रायंगल की बात करते हैं। इसमें हम इसमें से कोई भी ट्रायंगल ले सकते हैं। जैसे हमने ट्रायंगल ले लिया ये CDB, CDB। आप इसको इस वाले फॉर्म में भी लिख सकते हो ऐसे, और या फिर आप इसको डायरेक्ट ऐसे कैसे लिखना चाहो तो ऐसे कैसे भी लिख सकते हो इसको। अगर आप इसको ऐसे कैसे ले लो CDB, CD और B, तो ये एंगल कितना है 90 का है। ये है आपका C, ये है D और ये है B। ये एंगल कितना है 50, ये एंगल कितना है 40। अब इन दोनों ट्रायंगल को हम क्या करेंगे, देखिए इसको मैच कीजिए। मैंने आपको बताया था सिमिलरिटी और कॉन्ग्रुएंसी में, जब दो ट्राई एंगल में अगर एंगल बराबर है तो उनकी शेप बराबर होगी। अगर एंगल बराबर हैं तो उनकी शेप बराबर होगी, शेप यानी उनका आकृति, और शेप बराबर होती तो वो क्या कहलाती है, सिमिलर कहलाती है, समरूप कहलाती है। क्या कहलाती है, सिमिलर। और उनकी जो भुजाएं होती है वो एक निश्चित अनुपात में होती हैं। ये मैंने आपको बता दिया था सिमिलर व कॉन्ग्रुएंसी के अंदर। अब आप यहाँ पर किसकी वैल्यू दे रखी है, CD, C और D की वैल्यू कितनी है, P है। CB की वैल्यू कितनी है, A है। BD की वैल्यू हमें अभी नहीं दे रखी। तो अब यहाँ से अब हम इनको मैच करेंगे, तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, इसको मिटा देते हैं। अगर आपने सिमिलरिटी और कॉन्ग्रुएंसी वाला वीडियो देखा तो समझ में आ जाएगा। अब देखिए इसमें 40 के सामने क्या है, P, बटे में इसमें 40 के सामने क्या है, B। जब दो आकृतियां सिमिलर होती है, समरूप होती हैं, तो वहां पर क्या है, सिमिलरिटी का फॉर्मूला लगता है। और ये रेशियो मैंने आपको बता दिया था। समरूप आकृतियों में संगत भुजाओं का अनुपात हमेशा क्या होता है, निश्चित होता है। इसमें 40 के सामने P है, तो इसमें 40 के सामने क्या है, B, बटे में रख दो। फिर इसमें क्या करेंगे, 90 के सामने क्या है, 90 के सामने A है, तो वहां पर भी क्या करेंगे, 90 के सामने क्या है, 90 के सामने क्या है, C है। इक्वल रखना आपको। इसमें 40 डिग्री के सामने P है, तो इसमें 40 के सामने क्या है, B, इसके बटे में रख दो। फिर इसमें 90 के सामने क्या है, A, तो इसमें 90 के सामने क्या है, C, ये इसके बटे में रख दिया। अब यहां से आप ट्राई करोगे क्रॉस मल्टीप्लाई, PC इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, AB। PC इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, AB। ये सिमिलरिटी के फॉर्मूले से हुआ। हालांकि मैंने डायरेक्ट रिजल्ट आपको लिखवा दिया है। ऐसे हम दूसरा भी निकाल सकते हैं, इसमें हम ये BD भी निकाल सकते हैं। अभी मैं आपको निकाल के बताता हूं ये वाला। अब निकालते हैं हम
बी डी वाला। तो बी डी कौन सा है, ये है। एंगल कौन सा है, 50, तो आप ले लो, इसमें क्या दिक्कत है। इसके 50 के सामने क्या है, बी डी, बी और डी, उसमें 50 के सामने क्या है, ए, इक्वल। अब जैसे इसमें 90 के सामने क्या है, ए, तो उसमें 90 के सामने क्या है, 90 के सामने क्या है, सी। तो बी डी बराबर हो जाएगा ए स्क्वायर बट्टे सी। और आप वीडियो पीछे जाकर देख सकते हैं बी डी का मान क्या लिखवाया था, ए स्क्वायर बट्टे सी। मैंने आपको बताया था ना, बी डी ये वाला बी डी, तो इसका स्क्वायर कर देंगे, बट्टे में ले लेंगे सी। और आपको निकालना ए डी निकालना है, तो इसका स्क्वायर बट्टे में सी, वो भी किससे बनेगा, सेम इसी तरीके से बनेगा। ऐसे आप कॉन्ग्रुएंसी व सिमिलरिटी की सहायता से आप ये जो सारे रिजल्ट ना वो निकाल सकते हैं। मैंने 5 रिजल्ट इसमें आपको लिखवाए हैं, वो आपको याद करने पड़ेंगे। इसमें डायरेक्ट पर्सन पूछे जाते हैं। जैसे एक एग्जांपल हम अभी सोल्व करेंगे। जैसे एक पर्सन है, ये समकोण त्रिभुज है ए बी और सी है। तो इसका मान आपको दे रखा है, जैसे 6 सेमी ये दे रखा, 8 सेमी ये दे रखा है, 10 सेमी है। तो अब हम इसमें क्या क्या निकाल सकते हैं। और ये मान लीजिए क्या है, सी डी है, और ये क्या परपेंडिकुलर है। त्रिभुज ए बी सी की भुजाएं दे रखी हैं, 8 सेमी, 6 सेमी, 10 सेमी। सी पर क्या है, समकोण है, तो समकोण त्रिभुज हो गया। तो सी डी है वो क्या है, परपेंडिकुलर है किसके ऊपर, ए बी पर। तो इसमें सी डी बराबर क्या होगा, सी डी बराबर इसमें क्या होगा। तो मैंने फॉर्मूला लिखवाया था ना आपको। अब इसमें आपको ये निकालना है, पी निकालना है, यानी सी डी निकालना है। तो फॉर्मूला था पी सी इज इक्वल टू ए इंटू बी। सारे फॉर्मूले याद रखो, जिसकी वैल्यू दे रखी है वो वाला फॉर्मूला उठा लो आप। तो आपको क्या निकालना है, पी निकालना है, यानी सी डी निकालना है। तो पी सी इज इक्वल टू क्या होता है, ए बी। तो यहाँ पर किस किस की वैल्यू दे रखी है, पी का मान हमें निकालना है इंटू सी। सी कौन सा होता है, इसके सामने वाला हाइपोटेनस, ये सी है, कितना है 10, इक्वल होगा ए इंटू बी के 8 गुणा 6। यानी बी के सामने भुजा क्या हो जाएगी, बी, ए के सामने भुजा क्या हो जाएगी, ए। तो ये हो जाएगा 48, तो पी 10 का भाग देंगे तो 4.8। फॉर्मूला क्या था, पी सी इज इक्वल टू ए बी। तो ऐसे आपको देकर पूछ सकते हैं कि सी डी जो परपेंडिकुलर है इसका मान कितना है। तो यहाँ पर क्या हमारा रिजल्ट आया है, यहाँ पर 4.8 सेमी। ऐसे प्रश्न आपसे पूछ सकता है। या फिर आपसे जैसे ये वाले पूछ सकता है, एडी का मान क्या होगा इसमें। तो हम एडी का मान भी निकाल सकते हैं इसमें, अगर आपको फॉर्मूले याद हैं तो। ए डी, देखो एडी निकालना है, इसके नजदीक क्या है, ये इसका तो स्क्वायर कर दो, 8 का स्क्वायर 64, भाग दे दें किसका, सी का, 6.4। एडी का फॉर्मूला बताया था मैंने, बी डी निकालना, क्या करना है, ये वाला निकालना है क्या, तो इसका स्क्वायर कर दो, भाग दे देगी किसका, सी का, 6 का स्क्वायर 36, भाग दे देगी किसका, तो 3.6 सेमी। आप इसको जोड़ोगे कितना आएगा, 10 आएगा। और ये है भी कितना, ए डी प्लस बी डी कितना है, 10 ही तो है। ये आ गया इसमें, देखो ए डी बी डी निकाल लिया हमने, सी डी निकाल लिया। ऐसे आप अगर ये फॉर्मूले याद कर लेते हो तो ऐसे पर्सन सोल्व कर सकते हो। डायरेक्ट पर्सन पूछे जाते हैं, एसएससी तो डायरेक्ट पर्सन पूछती है इसके ऊपर। जब अगली क्लास में हम पर्सन सोल्व करेंगे तो आप देखना ऐसे बहुत सारे पर्सन पूछे गए इसके ऊपर, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो ये थे समकोण त्रिभुज के इंपॉर्टेंट पॉइंट। कुछ और देखते हैं इसके अंदर हम। समकोण त्रिभुज है ए बी और ये है सी, ये 90 डिग्री है इसका यहाँ पर। तो यहाँ पर क्या करेंगे, समकोण त्रिभुज के भुजाओं के मध्य बिंदु को मिलाने से कौन सी आकृति बनेगी। समकोण त्रिभुज की भुजाओं के मध्य बिंदु को मिलाने से कौन सी आकृति बनेगी। यहाँ पर कोई ना पॉइंट ले लेते हैं डी, ये क्या है, बी सी का मिड पॉइंट है। यहाँ पर ये ले लेते हैं पॉइंट ई, ये क्या है, ए सी का मिड पॉइंट है। यहाँ पर ले लेते हैं एफ, ये क्या है, ए बी का मिड पॉइंट है। हम त्रिभुज की तीनों भुजाओं के मध्य बिंदु को मिलाकर एक आकृति निकालने की कोशिश करेंगे। तो मैं यहाँ पर बता देता हूँ, देखो कौन सी तो कितना है, 90 डिग्री है। और यहाँ पर डी ई एफ क्या है, भुजा बी सी ए सी
वह ए बी के मिड पॉइंट है। इसके क्या है? मिड पॉइंट है, मध्य बिंदु हैं। डी ई एफ क्या है? मिड पॉइंट है, मध्य बिंदु हैं। तो ये जो आकृति बनी है डी ई एफ, ये क्या होगी? ये जो आकृति बनी है डी ई एफ, ये क्या होगी? ये एक समकोण त्रिभुज होगी। जैसे मैंने बताया था ना आपको, समबाहु त्रिभुज के मध्य बिंदुओं को मिलाने से क्या बनेगा? समबाहु त्रिभुज। समद्विबाहु त्रिभुज के भुजाओं के मध्य बिंदु को मिलाने से क्या बनेगा? समद्विबाहु त्रिभुज। उसी प्रकार से समकोण त्रिभुज की भुजाओं के मध्य बिंदु को मिलाने से क्या बनेगा? समकोण त्रिभुज बनेगा। लेकिन बनेगा कैसे? अब आप देखना इसके अंदर, आपने मिड पॉइंट थ्योरम पढ़ी है तो आपको समझ में आ जाएगा। मैंने आपको थेल्स थ्योरम पढ़ाई थी और मिड पॉइंट थ्योरम पढ़ाई थी। मिड पॉइंट थ्योरम क्या कहती है? एक बार थोड़ा सा रिवाइज करवा देता हूं। मिड पॉइंट थ्योरम कहती है कि कोई त्रिभुज है ए, बी और सी। त्रिभुज के किन्हीं भी दो भुजाओं के मध्य बिंदु को मिलाने वाली रेखा, तो हम इसका मध्य बिंदु ले लेते हैं डी, इसका मध्य बिंदु ले लेते हैं ई। इसको मिलाने वाली रेखा, त्रिभुज की किसी भी दो भुजा के मध्य बिंदु को मिलाने वाली रेखा तीसरी रेखा की आधी व समांतर होती है। तीसरी रेखा की आधी व समांतर होती है। ये 2x है तो क्या होगी? x होगी। और DE हमेशा पैरेलल होगी किसके? BC के। अगर ये मिड पॉइंट है, अगर ये मिड पॉइंट है और मिला दिया तो ये अगर 2x है तो ये x होगी, यानी इसकी ये हमेशा है BC की आधी होगी और इसके पैरेलल होगी। अब देखो इसके अंदर ये क्या है? मिड पॉइंट है। ये क्या है? मिड पॉइंट है। इसको मिला दिया तो ये वाली जो रेखा है ये तीसरी रेखा की आधी होगी। तो हम इसको नाम दे देते हैं, जैसे इसमें माना ये साइड कितनी है? 8 सेमी। ये साइड दे देते हैं 6 सेमी। ये साइड कितनी हो जाएगी? 10 सेमी। समकोण त्रिभुज है। तो ये जो CD है कितनी होगी? CD ये अगर 10 है तो कितनी होगी? 5 होगी, क्योंकि मिड पॉइंट थ्योरम पढ़ी हमने। ये भी क्या है? मिड पॉइंट है। तो मध्य बिंदु को मिलाने वाली रेखा तीसरी रेखा की आधी होगी। ये टोटल कितनी है? 8, तो ये कितनी हो जाएगी? 4 हो जाएगी। ये वाले लाइन की हम बात करें, मध्य बिंदु को मिलाने वाली रेखा तीसरी रेखा की आधी होगी, तो तीसरी रेखा कितनी है? 6, इसकी आधी कितनी हो जाएगी? 3। अब ये देखो पाइथागोरस बन गई ना, ट्रिपलेट वाला। ये हमारा ई पॉइंट है, ये एफ है, ये है डी। ये साइड कितनी आई इसमें? ऊपर वाली 4 है, ये क्या है? 5, ये क्या है? 3। ये क्या बन गया? समकोण बन गया 90 डिग्री। तो समकोण त्रिभुज की भुजाओं के मध्य बिंदु को मिलाने से क्या बनता है? समकोण त्रिभुज बनता है। तो यहाँ पर त्रिभुज है जो ई एफ डी है, वो भी क्या होगा? एक समकोण त्रिभुज ही होगा। क्या होगा? समकोण त्रिभुज होगा। आपसे ये भी पूछ सकता है कि समकोण कहां पर होगा? एफ के ऊपर होगा। अब आपको ये पता चल गया समकोण कहां पर होगा? एफ के ऊपर होगा। इधर 90 डिग्री तो इधर 90 डिग्री बन जाएगा, ये अपोजिट बन जाएगा। तो ये भी पता होना चाहिए कि एफ का समकोण कहां पर बनेगा। अब इसमें और भी प्रश्न बनते हैं। आपसे ये भी पूछ सकता है कि त्रिभुज DEF का लंब केंद्र कहां होगा? त्रिभुज DEF का लंब केंद्र ऑर्थो सेंटर कहां होगा? अगर आपको एक प्रॉपर्टी पता है कि समकोण त्रिभुज में जो लंब केंद्र होता है, ऑर्थो सेंटर होता है, वो 90 डिग्री वाली शीर्ष पर होता है, तो इसका 90 डिग्री कहां पर? यहां पर। तो आप बता सकते हो F के ऊपर होगा। त्रिभुज DEF की बात करते हैं। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि त्रिभुज DEF का परिकेंद्र क्या होगा, इसका परिकेंद्र क्या होगा, तो परिकेंद्र क्या होता है? कर्ण का मध्य बिंदु। तो इसका कर्ण कितना है? ये 90 डिग्री 5, तो 2.5 इसका आधा हो जाएगा। बताया था मैंने, परित्रिज्या सॉरी, इसका परिकेंद्र कहाँ होगा? इसके मध्य बिंदु पर होगा, और परित्रिज्या हो जाएगी 5/2, 2.5। तो आपसे डायरेक्ट ये वाला ट्रायंगल ना देके बड़ा वाला ट्रायंगल दे देगा लैंग्वेज के रूप में कि त्रिभुज ACB है, उसके मिड पॉइंट को मिलाने से बनता है DEF है, तो इसमें लंब केंद्र कहां पर होगा? यहां पर होगा। उसका हाइपोटेनस कहां पर होगा? वो सॉरी, इसका परिकेंद्र कहां पर होगा? हाइपोटेनस का मिड पॉइंट होगा। तो ऐसे आपसे पूछ सकता है। इसका आप स्मॉल r भी निकाल सकते हैं क्या? अंतःत्रिज्या बराबर होता है a + b - c/2। ये याद रखो क्या होता है? हाइपोटेनस होता है। तो इसका कितना हो जाएगा? 4 + 3 - 5, यानी हाइपोटेनस को क्या करना है? माइनस करना है। 4 से 7 यानी 1। तो इसका जो इन सर्किल होगा, वो उसकी रेडियस क्या होगी? इन सर्किल की जो रेडियस होगी अंतःत्रिज्या की, वो क्या होगी? 1 होगी। तो इसके अंदर हमने
तो समकोण त्रिभुज था, अभी जो हमें पढ़ा है समकोण त्रिभुज राइट एंगल ट्रायंगल ABC, इसके अंदर हमें क्या क्या पढ़ा है थोड़ा सा मैं रिवाइज करवा देता हूँ। सबसे इंपॉर्टेंट तो पाइथागोरस ट्रिपलेट आपको याद करनी है। तो पाइथागोरस ट्रिपलेट मैंने आपको बताए थे, ये आपको याद रखने हैं। कौन कौन से बनते हैं पाइथागोरस ट्रिपलेट? मैंने 30 डिग्री 60 डिग्री 90 वाला बताया था, 45 डिग्री 90 वाले आपके साइड का रेशियो बताया था। एक मैंने आपको बताया था p² - 1 p², पहले आएगा 2p, फिर आएगा p² + 1, ये वाला कर्ण होता है हाइपोटेनस। ऐसे मैंने आपको बताया a² - b² 2ab a² + b², तो ये चीज़ें आप याद रखो इसमें। उसके बाद में हमने पढ़ा था कुछ, जैसे ये वाला इसके ऊपर लंब डालता है ना, ये पॉइंट D है, इसके सामने ये A है, इसके सामने क्या है B है, इसके सामने साइड क्या है C है। तो P से संबंधित हमने फॉर्मूले लिखवाए थे, 5 फॉर्मूले लिखवाए थे। ये 5 फॉर्मूले आप नोट डाउन करें और इसको याद करें। कौन कौन से बताए थे मैंने आपको? सबसे पहला तो बताया था PC = होता है AB, 1/p² होता है 1/a² + 1/b²। यहाँ पर मैंने इनको ABC माना है, तो आप यहाँ पर अपनी मर्जी से कुछ भी मान सकते हो, लेकिन मैंने यहाँ पर इनको ABC माना है तो ऐसे लिख रहा हूँ। फिर मैंने आपको बताया था AD, यानी ये वाली AD, ये निकाल लिया तो इसका स्क्वायर कर दो, और बट्टे में क्या आएगा? हाइपोटेनस आएगा कर्ण। आपको निकालना क्या है? BD, इस बार ये निकालना है, इसका स्क्वायर कर दो, बट्टे में कर देंगे हाइपोटेनस। ये फॉर्मूला होगा 1 फॉर्मूला 2 फॉर्मूला 3 4। एक मैंने आपको लिखवाया था p² क्या होता है? p² होता है AD × BD, यानी इसका जो स्क्वायर होता है p² होता है AD × BD होता है। ये कैसे आते हैं मैंने इसको डिराइव करके भी आपको बता दिया है, तो इसको आप दोबारा नोट डाउन कर सकते हो, इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हो आप इसका। अब हम पढ़ेंगे एक्यूट एंगल ट्रायंगल, एक्यूट एंगल ट्रायंगल एंड राइट एंगल ट्रायंगल, ये दोनों साथ ही पढ़ेंगे, इसमें कुछ ज़्यादा कॉन्सेप्ट है नहीं। एक्यूट एंगल व ऑब्टूज एंगल, राइट एंगल तो हमने पढ़ लिया है, ऑब्टूज एंगल ट्रायंगल। समकोण त्रिभुज हमने पढ़ लिया है, अब पढ़ेंगे एक्यूट एंगल ट्रायंगल, ऑब्टूज एंगल ट्रायंगल। इसको बोलते हैं न्यून कोण, न्यून कोण त्रिभुज, और इसे बोला जाता है अधिक कोण त्रिभुज, अधिक कोण त्रिभुज। ठीक है, जैसे नाम से पता चल रहा है न्यून कोण का मतलब प्रत्येक कोण क्या होगा? 90 डिग्री से कम होगा। अधिक कोण यानी एक कोण क्या होगा? 90 डिग्री से अधिक। पर्सन इससे कैसे पूछेगा? पर्सन इससे पूछता है टाइप के आधार पे। ये मैंने आपको पहले करवा भी दिया था, अब दोबारा आपको रिवाइज करवा देता हूं। इसमें जो पर्सन बनते हैं वो कैसे बनते हैं? जैसे त्रिभुज है A, B और C है, इसकी साइड A है, ये B है, ये C है। त्रिभुज की तीनों भुजाएं दे रखी हैं और आपसे पूछेगा बताओ कौन सा त्रिभुज है। अगर आपको त्रिभुज की भुजाएं दे रखी हैं A, B, C, तो आपसे पूछेगा कि कौन सा त्रिभुज है। कैसे पता लगाओगे? आपको त्रिभुज की भुजाएं दे रखी हैं 5 सेमी, 6 सेमी, 7 सेमी, बताओ कौन सा त्रिभुज है? समकोण होगा, न्यून कोण होगा, अधिक कोण होगा, बस इसमें यही इंपॉर्टेंट है। तो इसका मैंने आपको फॉर्मूला पहले बता भी दिया था, दोबारा रिवाइज करवा देता हूं इसको। जब हमने ट्रायंगल शुरू किया था तो उसमें मैंने आपको बताया था। तो जैसे सबसे पहले एक्यूट का बता देता हूं, एक्यूट एंगल का, ऑब्टूज का और राइट एंगल का। अगर आपको त्रिभुज की तीनों भुजाएं दे रखी हैं, अगर आपको त्रिभुज की तीनों भुजाएं दे रखी हैं, माना सी क्या है? सबसे बड़ी भुजा, यह आपको सबसे बड़ी भुजा लेनी है, यानी 3 भुजाएं देगा, 3 भुजा देगा, 4 सेमी, 5 सेमी, 6 सेमी जो भी है, तो उसमें एक भुजा क्या होगी? सबसे बड़ी होगी, तो उसको आपको क्या मानना है? सी मानना है। अब फॉर्मूला क्या बनता है? A² + B² > C²। त्रिभुज की 3 भुजा दे दी आपको A, B, C। सी क्या होनी चाहिए? बड़ी भुजा होना चाहिए। एग्जाम्पल बताऊंगा, समझ में आ जाएगा। तो आपको करना A² + B²। अगर ये योगफल
बड़ा है किससे, सी स्क्वायर से, तो कौन सा ट्राइंगल होगा, एक्यूट एंगल। अगर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है, छोटा है किससे, सी स्क्वायर से, तब कौन सा होगा, ऑब्ट्यूज एंगल होगा, अधिक कोण। और अगर आपको दे रखा है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल है, तब कौन सा होगा, समकोण त्रिभुज। ये तो आपको पता ही है ये वाला, तो यानी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल है, तब क्या होगा, समकोण त्रिभुज होगा। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर लेस देन सी स्क्वायर से, तब क्या होगा, अधिक कोण त्रिभुज। ये क्यों होता है ये भी मैंने आपको बता दिया था, अब दोबारा आपको बता दूंगा डिराइव करके कि ऐसा क्यों होता है। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ग्रेटर देन है सी स्क्वायर से, तब कौन सा होगा, न्यून कोण त्रिभुज होगा, अगर त्रिभुज की तीनों भुजाएं दे रखी हैं। एग्जाम्पल से समझते हैं इसको, जैसे ये ट्रायंगल दे रखा आपको, तो हम साइड के आधार पे कोण निकालना सीख रहे थे कि एक्यूट एंगल कब होगा, ऑब्ट्यूज एंगल कब होगा और राइट एंगल कब होगा, जब हमें त्रिभुज की तीनों साइड दे रखी हो। हम एग्जाम्पल लिख रहे थे लेकिन वो सारा डेटा डिलीट हो गया, तो मैंने यहाँ पर लिख दिया है। देखो एक्यूट एंगल कब होगा, जब ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ग्रेटर देन होगा सी स्क्वायर से। सी क्या होनी चाहिए, बड़ी भुजा, ये कंडीशन और ये कंडीशन। एग्जाम्पल से समझते हैं हम, जैसे त्रिभुज है, ये है ए बी और सी, इसकी एक साइड दे रखी है 4 सेमी, ये दे रखी है 6 सेमी और ये दे रखी है 7 सेमी। तो बताओ कौन सा त्रिभुज होगा, फॉर्मूला अप्लाई कर दो, ये वाला। सबसे बड़ी भुजा क्या है, 7, तो इसको मान लो सी। सबसे बड़ी भुजा को क्या मानेंगे, सी मानेंगे। अब इसमें ए और बी किसको मान लो आप, फॉर्मूला लगाओ, ए स्क्वायर यानी 6 का स्क्वायर कर दो प्लस बी स्क्वायर 4 का स्क्वायर। अब देखो सी स्क्वायर यानी 7 का स्क्वायर 49, इसमें कॉम्बिनेशन देखो क्या बनता है, 36 प्लस 16 और ये 49, टोटल कितना होगा 52, तो ये ग्रेटर देन होगा। फॉर्मूला लग गया ग्रेटर देन वाला, यानी ये वाला फॉर्मूला अप्लाई हुआ, इसका मतलब कौन सा होगा, न्यून कोण त्रिभुज। तो ये जो ट्राइंगल होगा कौन सा होगा, एक्यूट एंगल ट्राइंगल होगा, न्यून कोण त्रिभुज, ये एक्यूट एंगल ट्राइंगल होगा। ये कैसे हो सकता है मैं आपको बताऊंगा अभी डिराइव कर कर, एक दो एग्जाम्पल और सोल्व करते हैं कि जब ये ऐसे होता है तो ये न्यून कोण क्यों होगा, ये अधिक कोण क्यों होगा। हालांकि पहले बता चुका हूं मैं, चलो हम फिर से देखते हैं इसको, एक दो एग्जाम्पल और ट्राई करते हैं इसमें। अब इसके अंदर इसका मान लीजिए दे रखा है 7 सेमी, ये दे रखा 8 सेमी और ये दे रखा है 4 सेमी है। तो इसमें फॉर्मूला लगाइए, इसमें ये क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा हमारा। तो 4 का स्क्वायर 16 प्लस 7 का स्क्वायर 49 और 8 का स्क्वायर 64। संबंध देखिए क्या बनेगा, ये कितना हो जाएगा इसमें 65, ये 64 यानी ग्रेटर देन का है, तो ये भी क्या हो जाएगा, न्यून कोण त्रिभुज हो जाएगा। यहाँ पर हम रख देते हैं 8 की जगह रख देते हैं 9, तो इस बार क्या बनेगा इसमें, अब हम ट्राई करते हैं इसके अंदर। सी का मान क्या है 9, तो 4 का स्क्वायर 16 प्लस 7 का स्क्वायर 49, 9 का स्क्वायर 81, ये कितना बनेगा इसमें 65 और ये 81 का, यानी इस बार क्या है लेस देन है, ये वाला है, तो क्या बन जाएगा अधिक कोण त्रिभुज। इस बार बनेगा इसमें अधिक कोण त्रिभुज बनेगा। और समकोण का आपको पता ही है, समकोण का मैंने आपको बता दिया था, समकोण त्रिभुज का वो तो आप आसानी से निकाल ही सकते हैं। जैसे ये वाली साइड दे रखी है 8, ये दे रखी है 15, ये दे रखी है 17, तो आपको पता ही है 8, 15, 17 क्या होती हैं, ये पाइथागोरस ट्रिपलेट है। यानी सबसे बड़ी भुजा क्या है इसमें, सबसे बड़ी भुजा इसमें क्या है 17, तो ये हो जाएगा सी। ये बाकी ए और बी हो जाएंगे, तो 8 का स्क्वायर 64 प्लस 15 का स्क्वायर 225 और 17 का स्क्वायर 289, ऐड करोगे कितना आ जाएगा 289, यानी इक्वल का साइन होगा। तो इक्वल का साइन होगा तब क्या आ जाएगा, राइट एंगल ट्राइंगल। तो इसमें जो पढ़ने वाली बात है वो यही है कि एक्यूट एंगल कौन सा होगा, ऑब्ट्यूज एंगल कौन सा होगा, राइट एंगल कौन सा होगा। फॉर्मूला मैंने आपको बता दिया। अब हम ये देखते हैं कि फॉर्मूला बना कैसे, इसकी सहायता से हम कैसे पता लगा सकते हैं, तो यही जानेंगे अब। मैंने आपको एक फॉर्मूला पढ़ाया था, कोसाइन फॉर्मूला, कोसाइन फॉर्मूला मैंने आपको पढ़ाया था।
कोसाइन फॉर्मूला क्या कहता है, हमें एंगल निकालना है सी। कोण सी बराबर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर अपॉन 2a इंटू बी। ये है कोसाइन फॉर्मूला। अगर आपने मेरे पहले वाले वीडियो देखे तो आपको पता होगा ये फॉर्मूला कैसे बनता है, मैंने आपको बताया था। ये है कोस सी निकालने का फॉर्मूला। कोस सी को क्या माना था हमने माना था सी क्या है, सबसे बड़ी भुजा। हमने माना था सी है सबसे बड़ी भुजा, लार्जर साइड, सबसे बड़ी भुजा। और आपको प्रॉपर्टी बताई थी कि त्रिभुज में बड़े कोण के सामने की भुजा क्या होती है, बड़ी। अगर कोण बड़ा है तो भुजा भी क्या होगी, बड़ी होगी। तो ये क्या है, बड़ी भुजा है तो ये कोण भी क्या होगा, बड़ा। इसलिए हमने क्या निकाला, कोस सी निकाला है। कोस सी बराबर होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर अपॉन 2ab। अब आप देखिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है ग्रेटर देन, तो इसका मान अगर बड़ा है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का मान बड़ा है किससे, सी स्क्वायर से, तो ये मान क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। ये मान लीजिए 50 से क्या है 49, तो बड़ा कौन सा होगा, ये वाला हो गया। तो वैल्यू क्या आएगी, पॉजिटिव। अगर वैल्यू पॉजिटिव आएगी तो पूरी वैल्यू क्या हो जाएगी, पॉजिटिव हो जाएगी। ये वैल्यू क्या आएगी, पॉजिटिव। इसका मतलब कोस सी का जो मान है वो क्या है, पॉजिटिव आएगा। अगर ये वैल्यू पॉजिटिव है तब एंगल क्या होगा, 0 से 90 के बीच में। कोस का मान है 0 डिग्री से 90 डिग्री तक क्या होता है, पॉजिटिव होता है। 90 डिग्री से 180 के बीच में क्या होता है, नेगेटिव होता है। तो ये पॉजिटिव है, इसका मतलब क्या है, कोस का मान पॉजिटिव यानी 0 डिग्री से 90 के बीच में है। क्योंकि त्रिभुज में 3 ही तो कोण होते हैं और उनका योग कितना होता है, 180। तो हमें तो 0 से 180 का ही देखना, बाकी नहीं देखना। थर्ड क्वाड्रेंट है, फोर्थ क्वाड्रेंट, वो नहीं देखना। पॉजिटिव है तब क्या आएगा, 0 से 90। इसका मतलब क्या है, न्यून कोण त्रिभुज। इसलिए हमने क्या बोला, न्यून कोण त्रिभुज। अगर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है, छोटा है किससे, सी स्क्वायर से, यानी बड़ा कौन सा होगा, सी स्क्वायर। सी स्क्वायर बड़ा है तो मान क्या आएगा, नेगेटिव। कोस में नेगेटिव मान किसका होता है, 90 डिग्री से ज्यादा। यानी कोस का मान अगर नेगेटिव आया है, अगर कोस का मान क्या है, नेगेटिव, यानी एंगल क्या है, 90 डिग्री से ज्यादा है। 90 डिग्री से ज्यादा है तब क्या आएगा, अधिक कोण त्रिभुज। अगर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल है सी स्क्वायर के, इसका मतलब ये क्या आएगा, 0। तो कोस का मान क्या हो जाएगा, 0। और कोस में जो 0 वैल्यू किसकी होती है, 90 डिग्री की होती है। यानी एंगल क्या हो जाएगा, 90 डिग्री, यानी समकोण त्रिभुज। आई होप दोस्तों आपको समझ में आ गया होगा कि जब भुजाएं दे रखी हो तो उनकी सहायता से ट्राइंगल कैसे निकालते, कौन सा होगा, न्यून कोण होगा, समकोण वो समकोण होगा या अधिक कोण होगा। यह आपको समझ में आ गया होगा। अब बस इससे संबंधित एक प्रॉपर्टी और बचती है इसकी, और बता देता हूं आपको। जैसे न्यून कोण त्रिभुज है ना, एक्यूट एंगल ट्राइंगल है। इसमें क्या होता है, दो कोणों का योग है वो तीसरे कोण से अधिक होता है। अगर आपसे प्रश्न पूछा जाए किसी त्रिभुज के दो कोणों का योग तीसरे कोण से अधिक है, किन्हीं भी दो कोणों का, तो वो क्या हो जाएगा, न्यून कोण त्रिभुज हो जाएगा। आप ट्राई कर सकते हैं, कुछ भी वैल्यू रखे, ये 80 है, ये 70 है, कितना होगा 150, ये कितना हो जाएगा 3। तो आप कोई भी दो कोणों का योग ले लो, इन दोनों को ले लो, इससे ज़्यादा होगा, इन दोनों का योग ले लो, इन दोनों का योग ले लो, कोई भी दो कोण लोगे आप तो वो क्या हो जाएगा, तीसरे से ज़्यादा हो जाएगा। ये किस में होता है, न्यून कोण त्रिभुज में। ऐसे ही इसमें राइट एंगल की हम बात करें, राइट एंगल यानी समकोण त्रिभुज में, तो इसमें क्या होता है, दो कोणों का योग तीसरे कोण के बराबर होता है। ये प्रत्येक के लिए नहीं होगा, ये सिर्फ एक ही कंडीशन लागू होगी, यानी आप दो कोणों का जो योग है इसमें क्या होगा, तीसरे के बराबर होगा। लेकिन आप कोई भी दो कोण नहीं ले सकते, आपको इसमें बस एक प्रॉपर्टी है। जैसे ये एंगल 90 है तो ये मान लीजिए 40 है, तो ये क्या होगा, 50 ही होगा। आप इन दोनों को नहीं ले सकते, हमें आपको ये वाला लेना है, यानी इसमें एक पेयर होगा। इसमें तो आप कोई भी पेयर ले सकते हो, 3 टाइप बन जाएंगे, a प्लस बी, a प्लस सी या b प्लस सी, लेकिन इसमें एक ही बनेगा 90 डिग्री के बराबर और इनका सम बराबर होगा। ऐसे ही आप ऑब्ट्यूज एंगल में निकाल सकते हैं, ऑब्ट्यूज एंगल ट्राई एंगल, यानी इसमें क्या होगा, दो कोणों का जो योग होगा वो क्या होगा, तीसरे से क्या होगा, कम होगा। दो कोणों का योग वो क्या होगा, तीसरे से कम होगा। लेकिन इसमें भी एक प्रॉपर्टी है, आप हर एक पे लागू नहीं कर सकते, लेकिन ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं, किसी त्रिभुज में दो कोणों का योग वो तीसरे से कम है तो कौन सा त्रिभुज होगा, तो आप पता लगा सकते हैं। अगर ज़्यादा है तब तो न्यून कोण, बराबर है तब राइट एंगल, और अगर कम है तब क्या हो जाएगा, ऑब्ट्यूज एंगल।
आप ट्राई कर सकते हैं। एक एंगल हो जाएगा 102 का, ये एंगल ले लीजिए आप 58 का, कितना हो जाएगा 60, ये हो जाएगा 20 का। तो जब आप दो कोणों का योग करोगे इन दोनों का, तो तीसरे से क्या होगा, छोटा होगा। इसमें भी एक ही कंडीशन बन रही है, इसमें भी एक, इसमें तीनों कंडीशन बनती हैं। तो दोस्तों ये हमारा टॉपिक है, यहाँ पर ख़त्म होता है टाइप्स ऑफ ट्राइंगल। इससे पहले वाले क्लास में पढ़ा था हमने बेस्ड ऑन साइड, इसमें पढ़ा है अकॉर्डिंग टू एंगल। एंगल के आधार पे 3 प्रकार के होते हैं, उनकी प्रॉपर्टी आज हमने पढ़ ली है। इससे अगली क्लास में हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ ट्राइंगल के ऊपर जितने भी क्वेश्चन बनते हैं जो एसएससी ने पूछे वो सोल्व करेंगे। दोस्तों अगर आपको ये कंटेंट अच्छा लगता है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताना। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू सो मच।